आज हम बात करेंगे जो हमारा पहला जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें जो आदिकाल है उसमें हमें पृथ्वीराज रासो काव्य की चर्चा करनी है। तो यहाँ पर देखिए, रासो काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ और अगर प्रतिनिधि कोई ग्रंथ है तो वह है पृथ्वीराज रासो। आचार्य शुक्ल जी ने इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य और इसके रचयिता जो है चंद्रबरदाई, इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब देखिए, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य यानी पृथ्वीराज रासो, तो चंद्रबरदाई जो थे दिल्ली नरेश के पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख सामंत, सलाहकार, मित्र और राजकवि थे। इनके लिए ऐसी प्रसिद्धि है कि पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई दोनों एक ही दिन जन्मे थे और उनकी मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। कवि चंद ने 4 पुत्र थे, जिसमें जो उनका चतुर पुत्र था जलहन, उसको उन्होंने फिर चंद्रबरदाई जी के बाद उन्होंने वह पुस्तक लिखने का प्रयत्न किया था या पूरा किया था। तो देखिए कि चंद्रबरदाई दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के सामंत, सलाहकार, मित्र थे। और यहाँ पर देखिए, यह जो है पृथ्वीराज रासो, इसके कई सारे संस्करण मिलते हैं। ठीक है, इसमें बृहद, मध्य, लघु और लघुतम, इस प्रकार 4 संस्मरण प्रसिद्ध है। इन चारों संस्मरणों में पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में विभिन्न मतभेद है। एक वर्ग जो पृथ्वीराज रासो को पूर्णतया जाली एवं अप्रामाणिक मानने वाला है, जिसमें बौली, गौरीशंकर, हीरानंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वान है। और जो दूसरा वर्ग है वह पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानता है। तो इसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड जो आदि है वह उसको प्रामाणिक मानते हैं। तो कई लोग हैं जो अर्ध प्रामाणिक और अर्ध जाली मानते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुमिति चैटर्जी जो है वह इसको इस प्रकार का मानते हैं। इसके साथ अगर चंद्रबरदाई जी का थोड़ा सा जीवन परिचय देख ले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि हिंदी के प्रथम महाकाव्य माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज जो है रासो वह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और देखिए, इनके जन्म के बारे में कहते हैं महामोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार चंद्रबरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था और इनके जन्म काल के संबंध में कई धारणाएं हैं। शुक्ल जी ने इनका जन्म वर्ष 1168 माना है। तो इस प्रकार जन्म काल के संबंध में भी कई सारी धारणाएं हैं। और रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे और इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों एक ही दिन इस संसार को छोड़ा था। तो इस प्रकार देखिए कि यह जो है शुक्ल को, हरप्रसाद शास्त्री जी को जो चंद का वंश वृक्ष मिला था वह उनको नाथुराम भाट के प्राप्त हुआ था, जो खुद को चंद्रबरदाई जी के वंशज के रूप में मानते हैं। तो इस प्रकार देखिए, यह थोड़ा बहुत जो था वह चंद्रबरदाई जी के जीवन के बारे में बताया जाता है। देखिए, कहा जाता है कि आखिरी समय उन्होंने जो जलहन के हाथ में रासो सौंपा और जाने पर उल्लेख है कि पुस्तक जलहन हाथ दई चली गज्जन नुपक्राज रघुनाथ चरित हनुमंत कूप भूप भोज उदरीय जिमी पृथ्वीराज सु कवि चंद्रकृत चंदनंद उदिरम तेमी। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए कि वह देते। तो हम शुरुआत करते हैं कि पृथ्वीराज रासो के जीवन के बारे में। तो वह किस प्रकार उनके कुल की उत्पत्ति हुई, तो इसके बारे में
चंद्रवरदाई जी ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड में 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहान के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का विस्तार वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा और सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे। और सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुंवर या तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। अनंगपाल की 2 कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कनौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान और सोमेश्वर के साथ हुआ, जिसके पुत्र पृथ्वीराज हुए। तो अनंगपाल ने देखिए अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी न लगी और इस प्रकार वह बात जो है उनको निरंतर उनको मन में खटकती रहती है। तो यहाँ पर दोनों के जो मन मुटाव है उस मन मुटाव की शुरुआत होती है। अन्य बातें करें हम तो देखिए कि किस प्रकार उस समय सामंतों की परिस्थितियाँ थी। तो कन्ह जो पृथ्वीराज का सामंत था वह भीमदेव चालुक्य क्या भाई पृथ्वीराज के दरबार में रहता था। कन्ह के सामने उसने अपनी मूँछों पर ताव रख दिया। कन्ह जैसे सामंत को यह बात अच्छी नहीं लगी तो कन्ह ने म्यान से चमचमाती तलवार निकाली और उसका सिर धड़ से अलग कर लिया। तो पृथ्वीराज ने उन्हें हल्का सा दंड दिया, उनकी आंखों पर पट्टी बंधवा दी। इसकी वजह से क्या हुआ कि भीमदेव चालुक्य अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह उससे दुश्मनी मोल लेता है, तो उसके बीच में दुश्मनावट हो जाती है। दूसरा एक प्रसंग है कि पृथ्वीराज का योग्य मंत्री कैमास एक कर्नाटी दासी इस पर अनुरक्त था। एक छोटे से अपराध पर पृथ्वीराज ने उसका वध कर दिया। तो इस तरह से एक योग्य मंत्री को खो बैठा। तो देखिए ऐसी जो थोथी सामंती आन बान में कोई भी नैतिकता दिखाई देती नहीं है। तो यह घटना देखिए घोरी के बंदी गृह में पृथ्वीराज पश्चाताप करते हुए तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को हमारे सामने रखता हुआ नजर आता है। तो इस प्रकार जो थोथी या झूठा आडंबर था कि कोई हत्या कर देता है तो उसको सिर्फ आंखों पर पट्टी बांधकर छोड़ दिया जाता है, और कोई किसी से अनैतिक संबंध रखता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार यानी न्याय में कोई नैतिकता दिखाई देती नहीं है। उसके बाद देखिए विलासिता जो है सामंत की, तो वहाँ पर उस विलासिता को भी दिखाया गया कि पृथ्वीराज चौहान भी कम विलासी नहीं था और उन्होंने कई सारी शादियाँ की थी। तो इच्छनी, शशिव्रता और संयोगिता का विवाह वर्णन हुआ है। और तीनों विवाह देखिए 3 तरह के हैं कि इच्छनी का विवाह जो है उसके पिता ने निश्चित किया था, शशिव्रता का विवाह पुनः रागजन्य है और संयोगिता से उन्होंने स्वयंवर किया है। तो इस प्रकार इतने सारे 17 विवाह दिखाए गए हैं और कोई भी विवाह का पुनरावर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इसमें कोई उबपन दिखाई देता नहीं है। और इसलिए देखिए कि इसमें रोमांटिकता का स्पर्श है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण उससे पहले भी हो चुका था। तो इस प्रकार आप जानते हैं कि जो संयोगिता स्वयंवर की घटना है कि संयोगिता पृथ्वीराज पर आसक्त थी, मगर जयचंद जो था वह पृथ्वीराज का दुश्मन था और संयोगिता थी जो जयचंद की पुत्री थी। तो इस प्रकार जब संयोगिता का स्वयंवर रखा जाता है तो जयचंद बाकी सारे राजाओं को निमंत्रण देते हैं मगर पृथ्वीराज को नहीं देते और उसकी जगह जो बाहर द्वारपाल की जगह है वहाँ पर वह पृथ्वीराज की मूर्ति रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो संयोगिता है वह पृथ्वीराज के मूर्ति को मूर्ति को वह जयमाला पहनाती है। तो इससे नाराज होकर जयचंद जो है उसको अपने महल में कैद कर लेता है। तो इस बात की
जानकारी जब पृथ्वीराज को पता चलती है तो वह अपने राजाओं के साथ जयचंद के ऊपर हमला कर देता है और वहाँ से वह देखिए कि किस प्रकार वह वहाँ से संयोगिता को अपने साथ ले जाता है। तो वहाँ पर भी देखिए कि उनकी विलासिता नज़र आती है। उसके बाद जो है कि उनके और शहाबुद्दीन के बाद बीच में जो युद्ध होता है तो वहाँ पर भी देखिए कि इस प्रकार जब शहाबुद्दीन है वह एक सुंदरी पर आसक्त था, मगर वह सुंदरी एक पठान से कोच आती थी, तो इसीलिए उन दोनों को शहाबुद्दीन परेशान करता था। तो इससे तंग आकर वह पृथ्वीराज के पास भाग जाते हैं और शहाबुद्दीन जो है पृथ्वीराज को कहला भेजता है कि भाई तुम्हारे शरण में जो मेरे लोग आए हैं उसको छोड़ दो, यहाँ युद्ध करो। मगर फिर भी देखिए कि पृथ्वीराज मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसलिए गौरी फिर कई बार उसके ऊपर हमला करता है, मगर हर बार वह बच जाता है। और जब 14वीं बार वह चढ़ाई करता है तो पृथ्वीराज हार जाता है, तो वह उसको बंदी बनाकर गजनी ले जाता है। और जब एक रात जब उनको बंदी बनाकर रखा दिया गया है, पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गई है। और तभी देखिए कि चंद्रबरदाई द्वारा शब्दवेदी बाण के चंद्रबरदाई काव्य के द्वारा उनको पृथ्वीराज को प्रेरित करते हैं कि इतनी दूरी पर वह बैठा हुआ है। और उस प्रकार जब वह फिर तीर चलाते हैं तो उसकी हत्या कर देते। तो इस प्रकार शब्दवेदी बाण से वह फिर उसकी शहाबुद्दीन की हत्या कर देता है। तो इस प्रकार देखिए फिर दोनों चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज दोनों आत्महत्या कर लेते। तो इस प्रकार इस जो है पृथ्वीराज रासों का करुण अंत होता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार से पृथ्वीराज रासों में देखिए 69 खंड है और इतने सारे छंद भरे पड़े हुए। तो इस प्रकार पृथ्वीराज के जन्म से लेके उसके विवाह, युद्ध और किस प्रकार उनका अंत होता है, वह पूरी की पूरी कथा वस्तु हमें पृथ्वीराज रासों में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार यह बात थी पृथ्वीराज रासों की। शुक्रिया।